नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है, जो कुल 60 क्वेश्चन की होने वाली है, यानी प्रत्येक खंड से, जैसे रीजनिंग से, शिक्षण अभिरुचि है, सामान्य ज्ञान है और हिंदी है, प्रत्येक खंड के 15-15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे पीटीटी एग्जाम्स में प्रत्येक खंड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आज की क्लास है जो हमारे सभी क्वेश्चन है वो सिलेबस के अनुसार है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे हम रीजनिंग से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 1 को 12 MN को 27 तो BAT का कोड क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है। केवल संख्या या फिर वर्णमाला अक्षर ये चेंज हो सकते हैं। तो देखिए, 1 का जो कोड है वो 12, तो 1 का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 1। उसी प्रकार के का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 11। तो 1 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या होगी 12। इसी प्रकार MN, तो M का जो वर्णमाला क्रमांक है वो होता है 13 और N का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 14। तो 13 और 14 को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या होगी 27। इसी प्रकार BAT को हमें ऐड करना है, तो B का जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 2 प्लस 51 प्लस T का जो वर्णमाला क्रमांक है वो होता है 20, T20। तो जब इन संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो हमारी संख्या होगी 23। 2 + 1 + 20। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे रीजनिंग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस श्रृंखला संबंधित कुल 3 क्वेश्चन आएंगे। 2, 3, 4, 6 से ऐसी सीरीज दे रखी है। तो इस अंक श्रृंखला सीरीज को सर्वप्रथम देखते हैं। हमारा प्रथम अक्षर है 2, फिर 1 अंक छोड़ के दूसरा अक्षर है वो 4, फिर 1 अंक छोड़ के तीसरा अक्षर है वो हमारा 6। देखिए 2, 4, 6। इसी प्रकार ये तीसरा 3 दिखाई दे रहा है, फिर 3 के बाद 6 है, 6 के बाद एक संख्या छोड़ के 9 है, 9 के बाद एक संख्या छोड़ के 12। देखिए सीरीज बन रही है 3, 6, 9, 12, 2, 4, 6 और 8। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी हमारी संख्या होगी? 8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको ट्रिक समझना है। अगर ऐसी की ऐसी श्रृंखला दिखाई दे रहे तो सर्वप्रथम आपको इन संख्याओं के अंतर जरूर निकालना है। अगर अंतर से प्रश्न नहीं मिलता हो तो फिर एक संख्या को छोड़कर फिर अंतर निकालना, आपका आंसर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू मंदिर ईसाई। प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी हिंदू मंदिर में जाते हैं, कहने का मतलब है हिंदू पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाते हैं। तो उसी प्रकार ईसाई कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में, गिरजाघर में, मस्जिद में या फिर चर्च में। बताइए राइट आंसर। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, गिरजाघर में। और चर्च में जाते हैं पादरी, और ईसाई जाते हैं गिरजाघर में, और मुसलमान जाते हैं मस्जिद में, और सिख जाते हैं वो जाते हैं गुरुद्वारा में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पीटीटी एग्जाम्स 2025 के तैयारी कर रहे विद्यार्थी, क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना है और क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पे 8 दे रखा है, 64 दे रखा है, 216 दे रखा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और आंसर देने की कोशिश करें, और रीजनिंग से जिसकी हमेशा प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो सर्वप्रथम 8, ऐसी सीरीज आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं, 8, 64, 216 और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे भी दे सकते हैं। तो देखिए 8 किस प्रकार आ रहा है? जब हम 2 का स्कोर कर रहे हैं, तो 2 का स्कोर कर रहे हैं तो हमारी संख्या आ रही 4, लेकिन जब 2 का क्यूब करेंगे, 2 × 2 × 2 3 बार, तो हमारी संख्या आएगी 8। तो यहाँ पे 2 का क्यूब किया है, फिर 64। तो 64 तब संख्या आएगी जब 4 का क्यूब, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 64। इसी प्रकार 216, 216 संख्या आ रही है 2, 4, 6 का क्यूब, यानी 6 × 6 × 6, हमारी संख्या आएगी 216।
फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे 2, 4, 6 और 8, 8 का क्यूब करना है। तो जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो हमारी कौन सी संख्या आएगी? 8 को 3 बार, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, 512। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको एग्जाम्स में भी तुरंत से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी सेलेक्ट किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस क्लास में भी सेलेक्ट किया है। प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? आपको इस आकृति दिखाई दे रही है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ऐसा का क्वेश्चन जल प्रतिबिंब का भी पूछ सकता है, फिर वर्णमाला अक्षर देकर भी पूछ सकता है। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, ए दे रखा है, अगर इस ए का दर्पण प्रतिबिंब होगा तो इस साइड में होगा, जस्ट ए। मान लीजिए बी है, बी दे रखा है, इस बी का दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा कि बी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो इस प्रकार होगा, बी को जस्ट राइट साइड में उल्टा करना है। मान लीजिए ए देता और इसका जल प्रतिबिंब पूछता, तो ए का जल प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा, जस्ट नीचे की साइड में उल्टा। ये हमारा जल प्रतिबिंब है और ये दर्पण प्रतिबिंब। तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? राइट साइड में उल्टा करिए तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1, 4 और 3 वाले, तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 4 के विपरीत फलक पर, मान लीजिए आकृति एक पासे से संबंधित है, ये पासा इस प्रकार दिया गया है लेकिन बिखेर कर दिया गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो मान लीजिए ये 6, तो 6 के जो विपरीत फलक पर संख्या होगी वो होगी 2। इस तरह से आपको तुरंत से पता करना है। 6 के विपरीत फलक पर 2 और ये 3, तो 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 5। तो देखिए 6 के विपरीत फलक पर 2, 6 के विपरीत फलक पर 2, 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 5। तो पीछे अंतिम अक्षर रहा 1, तो 1 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 4। तो कौन सा ऑप्शन है 4 के विपरीत फलक पर? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, ये हमारा राइट आंसर है। इस तरह से आपको एग्जाम्स में प्रश्न सॉल्व करने रीजनिंग्स के बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं समझाता हूं। अब अगला क्वेश्चन, एक घड़ी जिसमें 4:40 हुए, तो इस घड़ी को जब दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा? वास्तविक समय। घड़ी में समय 4:40 हुए, तो इसको दर्पण में देखने पर क्या समय बताएगा? इस क्वेश्चन को आपको मैं ट्रिक से समझाने वाला हूं। जो भी आपको समय दिखाई दे, जैसे इस घड़ी का वास्तविक समय है 4:40, तो आपको एक समय याद रखना है 11:60। ये समय आपको हमेशा के लिए याद रखना है। फिर जो भी आपको समय दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 4:40, ये समय दे रखा है, इस समय को 11:60 में से घटाना है, तो ये 20 और 7:20। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11:60 में से जो भी आपको समय प्रश्न में दे रखा हो वही घटाना है, आंसर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बेमेल का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है, प्राचार्य, व्याख्याता, छात्र, अध्यापक। ऐसे प्रश्न में बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। जो बेमेल है वो है छात्र, बाकी सभी पद से संबंधित है, प्राचार्य, व्याख्याता, अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 9, सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में, ऐसा कैसा प्रश्न वर्णमाला अक्षर से संबंधित भी आ सकता है। फिर पूछना है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिलहाल जड़ दे रखा है, फल, तना, जड़ और फूल, इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पौधे का सर्वप्रथम कौन सा भाग आता है? होता है जड़। जड़ के बाद क्या आता है? जड़, दोनों बार जड़ आ चुका है। इस तरह से पत्ती, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पत्ती का है, क्योंकि देखिए जड़
तना, फल, फूल और पत्ती। जड़ 2 बार आ चुका है, थोड़ा सा एग्जाम मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग करने से। तो यहाँ पे पत्ती है, फर्स्ट ऑप्शन पे पत्ती दे रखा है, सेकंड ऑप्शन पे फल है, थर्ड ऑप्शन पे तना है, चौथे ऑप्शन पे जड़ है और पांचवें ऑप्शन में फूल है। तो इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम जो आएगा वो आएगा जड़। जड़ के बाद क्या आता है? जड़ के बाद आता है तना। तना के बाद चौथा ऑप्शन प्रथम है, फिर तीसरा ऑप्शन। तना के बाद क्या आता है? तो तना के बाद जो आती है वो आती है पत्ती, फिर वन ऑप्शन है। फिर पत्ती के बाद क्या आता है? तो आता है फूल, पांचवा ऑप्शन। फूल के बाद जो हमारा अंतिम आता है वो आता है फल। तो कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। बिल्कुल आपको ऐसे समझना है, जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल आता है और फूल के बाद जो हमारा अंतिम आता है वो आता है फल। इस तरह से आपको समझना है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो 43, 15, 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। केवल यहाँ पे जड़ की जगह आपको पत्ती लिखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देश, राष्ट्रपति, राज्य और प्रश्नवाचक चिन्ह मान लीजिए। देश, राष्ट्रपति, तो देश में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है या फिर राज्यपाल? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक है पद है और राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद है। जबकि देश में अगर राष्ट्रपति की जगह ऑप्शन होता प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री एक वास्तविक प्रमुख होता है, तो यहाँ पे राज्य की जगह मुख्यमंत्री आ जाता, लेकिन राष्ट्रपति दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रिश्तों से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना। मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी? देखिए अब समझिए, मेरे पिता यानी आपके पिता की बहन, मेरे पिता की बहन तो आपकी बुआ लगी, फिर बहन के इकलौते भाई की पत्नी यानी आपके पिता की बहन के इकलौते भाई यानी आपके पिता हुए, क्योंकि इकलौता शब्द आया। आपकी बहन के इकलौते भाई आपके क्या कहलाते हैं? पिता। फिर भाई की पत्नी, तो अपने पिता की पत्नी अपनी माँ की पुत्री यानी बहन, तो मेरे रिश्ते से क्या लगेगी? तो बहन लगेगी। कौन सा ऑप्शन है? पुत्री दे रखा है, पति दे रखा है, माँ दे रखा है, भाभी, तो अलग से हमारा ऑप्शन है वो बहन। बिल्कुल साथियों सही बताया मैंने आपको, बहन ही होगा। आप भी समझ सकते हैं। ऑप्शन में भले ही पुत्री दे रखा हो, बाकी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि देखिए एग्जाम्स में इस वर्ष एक अन्य ऑप्शन भी आता है। कौन सा ऑप्शन है? वो है ई ऑप्शन। 4 ऑप्शन के बाद एक ई ऑप्शन भी शामिल किया है। तो आपको कंटिन्यू 10 क्वेश्चन स्किप नहीं करने। अगर आपने कंटिन्यू एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन स्किप किए जल्दबाजी में, तो आपकी पूरी OMR कैंसिल होगी। इसलिए आपको निवेदन है कि आपको पीटी एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन कंटिन्यू जरूर करने हैं। आपको अलग से 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ई ऑप्शन भरना चाहिए। क्योंकि एक बार दोबारा समझ लीजिए, मेरे पिता की बहन यानी आपकी बुआ के इकलौते भाई यानी आपके पिताजी, उसकी पत्नी यानी आपकी माताजी, फिर उसकी पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी? तो भाई मेरी बहन लगेगी। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भाभी बिल्कुल नहीं बनना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। टेक्निकल टीम ने कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़े बहुत कम मात्रा में दिए, तो उसलिए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह में। यहाँ पे 4 दे रखा है, 9, 16, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगाना। 2 का स्कोर 4, 3 का स्कोर 9, 4 का स्कोर 16, 5 का स्कोर है वो है 25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। हमें 5 नहीं बनने, क्योंकि ऑप्शन में 5 भी आ रहा है। 5 का स्कोर करें तब हमें संख्या 25 हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी का स्कोर हो रहा है। 2 का स्कोर, 3 का स्कोर, 4 का स्कोर और 5 का स्कोर। समझ गए? अगला क्वेश्चन रीजनिंग्स का है।
पक्षी, तोता, शुतुरमुर्ग को प्रदर्शित करने वाला वे नारिक कौन सा है? इस तरह से पक्षी, तोता, चतुर्मुर्ग को प्रदर्शित करता हुआ वे नारिक। तो शुतुरमुर्ग क्या होता है? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग भी एक पक्षी होता है साथियों, और तोता भी एक पक्षी होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पक्षी। पक्षी के अंतर्गत तोता भी आता है और शुतुरमुर्ग भी आते हैं। तो कौन सी आकृति बन रही है? आकृति नंबर थर्ड। इसी प्रकार मान लीजिए आपको ये दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन तभी बनता जैसे राजस्थान दे रखा है, गुजरात दे रखा है और पंजाब, तो सभी के लिए अलग अलग है। राजस्थान का और पंजाब में आपस में कोई संबंध नहीं है, फिर पंजाब का और गुजरात का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इस तरह से बनेगा। मान लीजिए भारत देश दे रखा है, राजस्थान दे रखा है और गुजरात दे रखा है, तो आकृति इस तरह से बनेगी। भारत के अंतर्गत राजस्थान भी आता है और गुजरात भी। इस तरह से आपको वह नारिक बताने। क्वेश्चन है, कलम का लिखने से वही संबंध है जो क्रिकेट का है। अब बताइए आंसर। कलम से हम लिखते हैं तो क्रिकेट का संबंध किससे है? मैदान से, खिलाड़ी से, खेलने से या फिर हॉकी से। कन्फ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम्स में रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी, खेलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में आने वाली आकृति की पहचान करिए। यहाँ पे रिक्त स्थान पे कौन सी आकृति आएगी? ये हमारी प्रश्न आकृतियां हैं, प्रश्न आकृतियां हैं, और ये हमारी उत्तर आकृतियां हैं। तो इस प्रश्न आकृति के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी? बिल्कुल वैसे ही त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज, पंचभुज, तो ऑप्शन नंबर सी ये आकृति आएगी। यहाँ पे देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं, यहाँ पे से 1, 2, 3, 4, 5 और से, तो ऑप्शन नंबर सी बनना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न भी आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको एग्जाम्स का लेवल है बिल्कुल समझ में आ जाए। ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, सिलेबस के अनुसार भी है। और क्वेश्चन को आपस में काउंट भी जरूर करना, आपके कुल कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो एग्जाम्स में भी जरूर क्वेश्चन आपके सही बनेंगे। तो निम्न में से शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य देखिए, पीटीटी एग्जाम्स में बिल्कुल करेक्ट आंसर पर आपको आंसर मिलेगा 3 अंक, उसे थोड़ा सा नेगेटिव आंसर देने पर 2 अंक, फिर 1 अंक, बिल्कुल नेगेटिव आंसर देने पर 0 अंक। इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपने बिल्कुल पॉजिटिव दिमाग रखकर आंसर दिए तो आपके शिक्षण अभिरुचि में 130 प्लस 135 प्लस भी नंबर आ सकते हैं। तो निम्न में से शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अच्छी नौकरी उपलब्ध करना, अच्छे नागरिक बनाना, विद्यालय को अच्छी प्रकार से चलाना, या फिर सबको अपने हस्ताक्षर करना सिखाना। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नेगेटिव है, सबको अपने हस्ताक्षर करने सिखाना, कोई उद्देश्य नहीं है, 0 अंक। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अच्छे नागरिक बनाना, यही शिक्षा का लक्ष्य है, 3 अंक मिलेंगे। वैसे हमको केवल करेक्ट आंसर ही बताना है, उसके बाद है अच्छी नौकरी उपलब्ध कराना, तो 2 अंक के लिए। फिर विद्यालय को अच्छी प्रकार से चलाना, 1 अंक के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है? अधिगम, अधिगम का जो मतलब होता है सीखना, सीखने का दूसरा नाम ही अधिगम है। तो आपके अनुसार बालकों में सीखने की कौन सी प्रक्रिया सबसे सर्वोत्तम है? करके सीखना, किसी गतिविधि को कैसे करना ये बताना, प्रदर्शन देकर, या फिर लिखित निर्देश देकर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक अध्यापक होने के नाते आप किसे प्राथमिकता देंगे? आप एक अध्यापक हैं तो सर्वप्रथम आप प्राथमिकता किसे देंगे? अनुशासन को, उदारता को, ईमानदारी को, या फिर समय की पाबंदी? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 अंक के लिए अनुशासन। सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कक्षा में अनुशासन। तो सर्वप्रथम हमारी जो प्राथमिकता है वो है अनुशासन की। 3 अंक के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक है संबंधित नहीं है? बालक की वृद्धि से पोषण,
स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। अलग ऑप्शन कौन सा है वो ये हमें सेलेक्ट करना है। देखिए अलग ऑप्शन है, पोषण दे रखा है, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। तो ऑप्शन नंबर डी अधिवास है, जो बालक की वृद्धि से बिल्कुल संबंधित नहीं है। बाकी निद्रा है, नींद लेना जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है और पोषण भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय परिस्थिति में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि केवल व्याख्यान है, केवल प्रदर्शन है, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल में नहीं बनना है, 0 अंक मिलेगा। भारतीय परिस्थिति में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि तो है ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन, 3 अंक मिलेगा। फिर व्याख्यान करने पर 2 अंक और प्रदर्शन के लिए 1 अंक। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि विद्यार्थी कक्षा में देरी से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि, आप एक अध्यापक हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कोई विद्यार्थी हैं जो कक्षा में देरी से आते हैं, तो आप क्या कदम उठाएंगे? क्या उसे आप घर भेज देंगे, या कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानेंगे, प्रधान अध्यापक को सूचित करेंगे, या देर से आने पर ध्यान नहीं देंगे? तो सर्वप्रथम है करेक्ट आंसर है वो बी, कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानने का प्रयास करेंगे। कारण जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद देखिए प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, 2 अंक के लिए। फिर देर से आने पर ध्यान न दें, क्या प्रश्न कहना है कि देर से आने पर ध्यान न दें, 0 अंक मिलेगा। फिर उसे घर भेज दें, 1 अंक मिलेगा। इस तरह से अंक मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपकी राय में अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? अच्छे नागरिक के गुण, सबसे करेक्ट आंसर ही बताना है आपको 3 अंक के लिए। तो एक अच्छा नागरिक तभी हो, वह शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो, उसको व्यवहार का ज्ञान हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी, क्योंकि अच्छे नागरिक शिक्षित होना जरूरी है, वह निष्पक्ष होना जरूरी है, उसको व्यवहार का ज्ञान भी हो। तो डी ऑप्शन बनने पर 3 अंक, वह शिक्षित हो 2 अंक, फिर उसे व्यवहार का ज्ञान हो 1 अंक, वह निष्पक्ष हो 0 अंक। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा का वातावरण नहीं होना चाहिए, क्या प्रश्न है? कक्षा का वातावरण नहीं होना चाहिए। पीटीटी एग्जाम्स 2025 के विद्यार्थियों, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि कल ही हमारा एग्जाम्स में 15 जून को कक्षा वातावरण नहीं होना चाहिए, शांत, शोरगुल, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। तो आंसर देखते ही हमें पता चल रहा है कि शोरगुल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं है, हमें करेक्ट आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 9। जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को बीच में पढ़ना चाहिए, बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या फिर दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर है, दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। ये ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 3 अंक के लिए ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बीच में पढ़ना चाहिए, पढ़ता नहीं, बीच में पढ़ना चाहिए, फिर बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। देखो नहीं आप सब आ चुका है तो 0 अंक बिल्कुल दे दीजिए। फिर दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए, दूसरे बच्चों के माता पिता के पास जाकर 2 अंक के लिए। फिर बीच में पढ़ना चाहिए 1 अंक के लिए। हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर पता चल रहा है, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्तियां क्या है? मनोवृत्तियां ऐसे 1-2 क्वेश्चन है तो थोड़े से हार्ड देखने को मिल सकते हैं। तो मनोवृत्तियां क्या है? कार्य करने की शैलियां, भावात्मक प्रवृत्तियां, सोचने के तरीके, या फिर व्यवहार की प्रवृत्तियां। मनोप्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां तो है सोचने के तरीके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पुस्तक स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? विद्यालय में पुस्तक स्थापित करने का उद्देश्य
आज कोई भी बीएड कॉलेज होती है उसमें पुस्तकालय जरूर मिलेगा आपको। कोई भी बीएड कॉलेज ऐसा नहीं होगी जहाँ पुस्तकालय नहीं होगा। तो इसको रखने का उद्देश्य क्या है? जब आप बीएड करोगे तो वहाँ से एक बड़ा पुस्तकालय आपको जरूर मिलेगा। वहाँ पे आप बैठोगे, सभी विद्यार्थी इकट्ठा हो गए, तो छात्रों में शोध की आदत का विकास करना, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना, विभिन्न विषयों पर ध्यान रखना या फिर पुस्तकों को एकत्रित करना। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना, यही पुस्तकालय का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद है विभिन्न विषयों का ध्यान रखना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना। 2 अंक के लिए पुस्तकों को एकत्रित करना, 0 अंक है। फिर छात्रों में शोध की आदत का विकास करना, 1 अंक के लिए। इस तरह से मार्किंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक तत्वों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण यंत्र क्या है? दूसरा पूछा, देखिए, सामाजिक तत्वों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण यंत्र, विद्यालय, पड़ोस, मित्र मंडली या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रथम तो जो होता है सामाजिक विकास का जो महत्वपूर्ण यंत्र है वो परिवार होता है। तो दूसरा है उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए इसमें विद्या भी शामिल है, पड़ोस भी शामिल होता है और मित्र मंडली। तो ऑप्शन नंबर डी, 3 अंक के लिए। बाकी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों में नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बल हमेशा के लिए, कभी कभी, आवश्यकता अनुसार या फिर कभी नहीं। बताइए राइट आंसर। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन देखने हैं, 60 क्वेश्चन। वैसे आधा सीजन समाप्त हो चुका है, क्लास को स्किप नहीं करना है। तो आवश्यकता अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों में नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए, वो देना चाहिए आवश्यकता अनुसार, कभी नहीं, 0 अंक। फिर देखिए कभी कभी 2 अंक है और हमेशा 1 अंक। मैं आपको सभी क्वेश्चन के ऑप्शन भी 3, 2, 1 और 0 के अनुसार बता रहा हूँ। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका परीक्षा परिणाम, या आप स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, या आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक कक्षा में काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका परीक्षा परिणाम 100% नहीं रहा, तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? विद्यार्थी को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे या फिर कारण जानने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल ऑप्शन पहचान करिए, डी ऑप्शन, कारण जानना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बाकी ऑप्शन हमें देखने भी नहीं, क्योंकि सबसे पॉजिटिव आंसर की जो पहचान है बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। तुरंत हमें पहचान हो रही है कि कारण जानने का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं साथियों राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो कि पीटी एग्जाम्स में राजस्थान सामान्य ज्ञान के से 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। आप पिछले कम से कम 5 वर्ष के पेपर जरूर उठाना और पीटी का पेपर देखना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता करंट अफेयर का, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर 5 से 10 क्वेश्चन है जो साइंस के आ जाते हैं, बाकी जीके के। फिर इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं, कम से कम 5 से 10, तो कुल मिला के 50 आते हैं सामान्य ज्ञान के। तो कानड़देव प्रबंध के रचिता हैं कानड़देव प्रबंध। राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है हम जल्दी से देखेंगे, तो थोड़ी सी मैं आपको जल्दी से साथ में चलना है। कानड़देव प्रबंध, चंद्रबरदाई, शिवदास गार्डन, पद्मनाभ या फिर सूर्यमल मिशन। कानड़देव प्रबंध में हम जालोर के शासकों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पद्मनाभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी, बताइए। बीजक की पहाड़ी, कालीबंगा, बिहार, बैराट, आड़, गणेश्वर। बीजक की पहाड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी, बैराट सभ्यता से। इसी प्रकार रंगमल हनुमानगढ़ से, नगरी चित्तौड़गढ़ से और नलिया सर है वो सांबर जयपुर से। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण, तो ऑप्शन नंबर बी, 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है
मेवाड़ के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से? प्रश्न आ सकता है एग्जाम्स में, यह क्वेश्चन स्टार मानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भट्टाचार्य, तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, महाराणा कुंभा को। इसी प्रकार विषम घाटी पंचानन, राणा हमीर, रणहस्तिन, वत्सराज को, और आदि बराय जो कि मीर भोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता था? गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी जिले क्या कहलाते थे? क्वेश्चन थोड़े से जल्दी बताऊंगा मैं आपको। तो कहलाते थे ऑप्शन नंबर सी, योध्य क्षेत्र, योध्य क्षेत्र। उसी प्रकार मत्स्य जनपद, अलवर, भरतपुर, जयपुर, और इसके बाद एक और जिला शामिल है वो दौसा। फिर मालव जनपद में जो शामिल है वो टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर के चौवन वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के चौवन वंश का संस्थापक। सभी ऑप्शन आपस में इंपॉर्टेंट है। अजयराज है, रनोराज है, वासुदेव प्रथम है, विग्रह चतुर्थ। तो संस्थापक था वो था वासुदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा जिले में, इतना बता दिया है तब आपको आंसर आना चाहिए कौन सी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी। इसी प्रकार जवाई बांध है जो कि पाली और जालोर में, मोरेल बांध है दौसा और सवाई माधोपुर में, और बिशलपुर बांध है वो टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना तो वो की थी ऑप्शन नंबर सी, 1727 ईस्वी में। इसी प्रकार जैसलमेर की स्थापना हुई थी 1155 ईस्वी में। उदयपुर की स्थापना हुई थी 1568 ईस्वी में, और बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में। फिलहाल बीकानेर का भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक माधो सिंह, मुकुंद सिंह, राव किशोर सिंह, या फिर राव दुर्जन साल। बूंदी के हाड़ा साम्राज्य, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधो सिंह हाड़ा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली स्थित है। सालिम सिंह की हवेली, कैसे भूल सकते हैं इस हवेली को? सालिम सिंह की हवेली देवकुंड की सत्री, मूसी रानी की सत्री है, और सौरासी खंभों की सत्री। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोटा में, बूंदी में, या फिर जैसलमेर में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर में। फिर देवकुंड की सत्री बीकानेर में, मूसी रानी की सत्री है अलवर में, और सौरासी खंभों की सत्री है वो बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर 3 भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का वेल्लोर, ऑप्शन नंबर बी, भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। इसी प्रकार रीट एग्जाम्स 2025 में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का कौन सा किला है जो अजय दुर्ग कहलाता है? तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लोहागढ़ जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। उसके बाद बाला किला अलवर जिले में, शेरगढ़ का किला बारां जिले में, और सोमागढ़ है जो कि जयपुर जिले में। तो एक बार रिवीजन जरूर करना है, यह आपकी रिवीजन क्लास है एक तरह से, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अगर आप आज क्वेश्चन देखेंगे तो कल होने वाले एग्जाम्स में आपको तुरंत ही आंसर मिलेंगे। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह हुआ था। 1857 प्रथम विद्रोह, ये प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में 2025 में भी आ चुका है। बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में प्रथम विद्रोह तो हुआ था नसीराबाद में, और सबसे भयंकर विद्रोह हुआ था वो था कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीनतम रियासत, नवीनतम रियासत। तो सबसे जो प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़, उदयपुर रियासत, और सबसे नवीनतम, तो नवीनतम रियासत थी वो थी झालावाड़। इसी प्रकार स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। कुल रियासतें पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय
राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो थी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर ए कर्पूर चंद पाटनी। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। फिर जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे वो थे जीएन नारायण व्यास। और कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे वो थे न्यूनाराम शर्मा। तो फिलहाल ये ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है, कर्पूर चंद पाटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला, कैसे भूल सकते हैं इस क्वेश्चन को? बहुत क्वेश्चन ये सताता है एग्जाम्स में, एग्जामिनर्स को। आरएस में भी पूछा जा चुका है, पशु परिसर, पटवारी एग्जाम्स, रीट एग्जाम्स, राजस्थान पुलिस एग्जाम्स और पीटीटी एग्जाम्स में भी आ सकता है। अभी से तय है राजस्थान की मरु कोकिला, तो ऑप्शन नंबर ए अल्लाह जिला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे हिंदी भाषा के अंतिम 15 क्वेश्चन। कई विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने हिंदी भाषा भी सिलेक्ट की होगी, संस्कृत भी सिलेक्ट की होगी, तो हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं काफ़ी संख्या में होते हैं। तो हिंदी भाषा अंतिम आप 15 क्वेश्चन देख लीजिए, मात्र 10 मिनट में क्लियर होने वाली क्लास है, तो स्किप मत करना बल्कि लाइक और सब्सक्राइब करना। भाषा के कुल माध्यम कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन, भाषा के माध्यम। भाषा के कौशल तो होते हैं 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी प्रकार भाषा के माध्यम कितने होते हैं? तो भाषा के जो माध्यम होते हैं वो होते हैं साथियों 3, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हिंदी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, याद रखिए। अगर इस एग्जाम्स में नहीं आया तो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स में भी आ सकता है, और राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में भी हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाषाओं का स्थान प्राप्त है। कुल 22 अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। तो भाषाओं का याद रखिए 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा के समान शब्द। तो इनमें से एक संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है? तुरंत पहचान करिए, तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द तो है उष्ट्र। हिंदी में इसे ऊंट ऊंट बोलते हैं, संस्कृत में उष्ट्र। बाकी चूर्ण है, कपड़ा है और कान है हिंदी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में समास कौन सा है? प्रत्येक शब्द में समास वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। मैं हमेशा क्लास में समझाता हूँ कि तुरंत पहचान करिए वह समास कौन सा है जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो वो समास होता है, वो होता है द्विगु समास। तो प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक शब्द में पर उपसर्ग है, तो वो समास जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो या फिर अवयव। तो इसमें प्र शब्द उपसर्ग है, तो कौन से समास में प्रथम उपसर्ग लगना है या फिर अवयव? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, अविभाव समास। इस क्वेश्चन के में जो हमारा समास है वो साथियों अविभाव। मैंने जल्दबाजी में आपको द्विगु समास बता दिया, क्योंकि द्विगु समास लगता है वो प्रत्येक पद में संख्यावाचक हो। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो देखिए सप्ताह, तो इसमें जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक है, तो उसमें जो हमारा समास होता है द्विगु समास। लेकिन प्रत्येक, इसमें प्र उपसर्ग है, तो उपसर्ग लगने वाले जितने भी शब्द हो तो उसमें अविभाव समास होता है। और तत्पुरुष समास में तो विभक्तियां लगती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। फिर पीटी एग्जाम्स में 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछा था, तो आंसर था द्वंद्व समास। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व, भी जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययीभाव समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है तो उसमें होता है बहुब्रीहि समास। समझ गए होंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के भेद सबको मालूम है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मैंने अलग से आपको समझाया, यह तरीके एग्जाम्स में अप्लाई करना है।
2024 में भी प्रश्न आया था अघोष और सघोष का। तो अघोष वर्ण कौन सा है? जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो हमारा घोष वर्ण। तो अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? ग। ग क वर्ग का कौन सा वर्ण है? क ख ग, तीसरा वर्ण है। ग क ख ग घ, चौथा वर्ण है। ज स वर्ग का स स ज, तीसरा वर्ण है। और फ है प वर्ग का दूसरा वर्ण। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो हमारा अघोष कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, फ। देखिए दूसरा ऑप्शन आ रहा है इस तरीके के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी। केवल आपको अघोष का याद रखना है, पहला और दूसरा वर्ण। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? मैंने बता दिया है अल्पप्राण और महाप्राण का। अब तुरंत पहचान करिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का जैसे क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण कहलाता है। तो ज, स स ज तीसरा वर्ण है। ट ठ ड तीसरा वर्ण है। प फ ब भ म पांचवा वर्ण है। त थ द ध चौथा वर्ण है। तो देखिए महाप्राण वर्ण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी मैं क्लास लेता हूं तो आपको प्रूफ के साथ समझाता हूं, यही हमारी विशेषता है। बाकी आपको कोई भी क्लास पसंद आए तो भी बढ़िया है, अगर यह क्लास पसंद आए तो भी बढ़िया है। गंगा नदी में, गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? गंगा नदी शब्द में संज्ञा, गंगा नदी। तो आप डायग्राम को समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो और स्थानों के नाम, तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जस्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा, नदी, नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो जातिवाचक। फिर झील, पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय, तो इनमें से जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक। मान लीजिए नदी दे रखा है, नदी के आगे गंगा शब्द ऐड हो गया, ऑप्शन बना गंगा नदी, तो ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा एक नाम है। देश शब्द है जो एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि भारत देश, मान लीजिए भारत देश ऐसा शब्द दे रखा है, तो उसमें जो हमारी संज्ञा होगी वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन केवल देश शब्द दे रखा है तो उसमें जो हमारी संज्ञा होगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा। अब आप जरूर समझ गए होंगे विद्यार्थी, एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली, उपभाषा, भाषा, राजभाषा। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बोली। क्षेत्र सीमित है तो बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न क्या है? अर्थ के आधार पर पूछा है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है शब्द। मान लीजिए प्रश्न ऐसे आता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कहलाती है वर्ण। मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? यानी स्थानीय भाषा का शब्द कौन सा है? परात, लोटा, मुक्का, स्थानीय भाषा का शब्द। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, उपरोक्त सभी स्थानीय भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने होते हैं क्या कहलाते हैं? दो अलग भाषाओं से, जैसे रेल, रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी एक हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों मिलकर रेलगाड़ी शब्द बना, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संकर शब्द। तुरंत ही आपको आंसर आना चाहिए। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं संकर शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अनिश्चय, मैं, आप, कोई, तुम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है। राजस्थान की बोली नहीं है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी, मेवाती। तुरंत पता करिए। यह सामान्य ज्ञान में भी पूछा जा सकता है और हिंदी भाषा में भी। तो ऑप्शन नंबर सी, अवधी। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूला न समाना, कलंकित करना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज में होना, या फिर उत्तरदायित्व लेना। फूला न समाना। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना, बहुत खुशी होना। जैसे आपके पीटी का एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, शानदार पेपर हुआ है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप क्या होंगे? बहुत प्रसन्न होंगे। फूला न समाना। अगर आपको कॉलेज नज़दीक मिली है तो आप भी बहुत खुशी होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? बहुत प्रसन्न होना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।